कहानी की शुरुआत में हमें एक गंदा सा मोटेल रूम दिखाया जाता है जहां जू योंग नाम की एक लड़की अपने क्लाइंट का इंतजार कर रही थी। इतने में दरवाजे पर ह्यांग सू दस्तक देता है जो कि उसका क्लाइंट था। जू योंग असल में एक प्रोस्टिट्यूट है और ह्यांग सू एक कुंवारा लड़का जिसे अपनी फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक लड़की की तलाश थी। जू योंग ने अपनी प्रोफाइल में खुद को एक हाई स्कूल स्टूडेंट बताया होता है जो अभी अभी 18 साल की हुई है, इसलिए ह्यांग सू उससे उसके स्कूल के बारे में पूछता है, जिस पर जू योंग खामोश हो जाती है। ह्यांग सू को शक होता है क्योंकि वो ठीक से अपने स्कूल का नाम भी नहीं बता पा रही थी, लेकिन जू योंग कोई भी जवाब दिए बिना फोन रिंग होते ही वॉशरूम में चली जाती है। फोन पर उसका अगला क्लाइंट था जिसे वो कन्विंस कर मोटेल रूम में बुलाने की कोशिश कर रही थी। फोन कट होने के बाद वो एक रूम में पहुंचती है जहां पे हमें पता चलता है कि ये मोटेल असल में प्रोस्टिट्यूट गर्ल्स का अड्डा है। इनका काम है भोले भाले लड़कों को फिजिकली इंटीमेसी का लालच देकर फंसाना और उन्हें मोटेल रूम में बुलाना। बाद में यहाँ उन लड़कों को एक तरह से किडनैप कर लिया जाता है, उनकी बोली लगती है और जो ज्यादा कीमत बोलता है लड़के को उसे ही बेच दिया जाता है। जू योंग अब उसी कमरे में जाती है जहाँ ह्यांग सू उसका इंतजार कर रहा था और ह्यांग सू के साथ भी वही सब हो रहा था जो कि बाकी लड़कों के साथ हुआ करता था। उसे एक स्ट्रेचर से बांध दिया जाता है, आंखों पर पट्टी होती है और उसके बदन से कपड़े भी उतार दिए जाते हैं। वो सिर्फ एक अंडरवियर में कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन जू योंग को उस पर जरा भी तरस नहीं आता क्योंकि ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इसके बाद बोली लगनी शुरू होती है और एक यहूदी लड़का गेक रॉयल जो अपने पिता के लिए किडनी का इंतजाम करने आया था, वो ह्यांग सू की किडनी के लिए मोटी रकम बोलता है। मतलब यहाँ लड़कों का नहीं बल्कि उनके बॉडी पार्ट्स का सौदा हुआ करता था। जैसे ही ह्यांग सू को ये बात समझ आती है वो जोर जोर से रोने लगता है। वो गेक से कहता है कि उसके पास पैसे हैं, वो उसके फादर के लिए किडनी का इंतजाम करवा देगा, इसलिए उसके साथ ऐसा ना करे। लेकिन फिर भी बोली लगती रहती है और एक महिला सबसे ज्यादा बोली लगाती है जिसे हराने के लिए गेक ज्यादा बड़ी रकम देने का ऐलान करता है। पर जब पैसे देने की बारी आती है तो उसके पास 20 मिलियन कम थे, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर यह किडनी चाहिए थी क्योंकि वो अपने फादर से बहुत प्यार करता था और उन्हें बचाना चाहता था। उसकी नीड समझकर जू योंग ये बताती है कि वो लोन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को लोन चाहिए तो वो ले सकता है, लेकिन एक हफ्ते में पूरा पैसा वापस करना होगा, वरना उनके शरीर के पार्ट्स को भी इसी तरह नीलाम कर दिया जाएगा। ये सुनकर गेक मान जाता है और लोन लेकर ह्यांग सू की किडनी अपने नाम कर लेता है। इसके बाद बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से सभी डर जाते हैं। लेकिन इन सभी लड़कियों को मैनेज करने वाली ही सू कमरे में आती है और बताती है कि डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद सब टेंशन फ्री होकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन तभी बिल्डिंग में झटके महसूस होते हैं और एक शक्तिशाली भूकंप से पूरी बिल्डिंग तहस नहस होने लगती है। पूरा फ्लोर घायल लोगों से भर जाता है। वहीं गेक अभी भी इस कंफ्यूजन में था कि उसके पिता को किडनी मिलेगी या फिर नहीं, जबकि बाकी ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ। इतने में जू योंग की नजर विक्टिम के पर्स पर पड़ती है जो एक जासूस था। वो तुरंत ये खबर अपनी बॉस को देना चाहती थी, इसलिए ही सू को ढूंढती है, पर वो वहाँ पे नहीं थी। लेकिन उसे वहाँ उसका वॉकी टॉकी मिल जाता है, जिसके दूसरी तरफ था यहाँ का डायरेक्टर कुक जो अभी अभी हुई घटना को लेकर परेशान था। जू योंग उसे झूठ कहती है कि ही सुक मारी जा चुकी है, लेकिन ही सुक मौका मिलते ही उल्टा उसे ही भूकंप की वजह से बने गड्ढे में धकेल देती है। साथ ही यहाँ जितने भी लोग मारे गए थे उन्हें भी इस गड्ढे में डाल दिया जाता है, जिनमें गेक और ह्यांग सू भी था, लेकिन ये दोनों ही अभी जिंदा थे। वही जू योंग देखती है कि उसे गार्ड्स ने घेर लिया और वो दोनों ही सुक के वफादार हैं। जू इन्हें बताती है कि ही सुक कुक को मारने वाली थी, लेकिन ये दोनों सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ देर बाद उसकी नजर चेयर पर पड़ती है जिसके साथ ह्यांग सू को नीचे फेंका गया था और वो इसकी मदद से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इतने में वॉकी टॉकी पर एक खबर सुनने को मिलती है कि कुक मर चुका है, लेकिन ये खबर सही है या नहीं ये कोई नहीं जानता था क्योंकि वो ही सुक थी जिसने ये खबर डिलीवर की थी। लेकिन उसके गार्ड्स जो ही सुक के लिए वफादार थे वो इस खबर पर यकीन कर लेते हैं और उन्हें पूरा यकीन था कि ये सब पुलिस ने ही किया होगा, इसलिए अब ये दोनों ह्यांग सू को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो एक जासूस था और ये अब उससे बदला लेना चाहते थे। वहीं गेक समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे तो बस अपने पिता के लिए किडनी चाहिए थे, इसलिए वो ह्यांग सू की जिंदगी बचाने का फैसला करता है, जिसे गार्ड्स एक बंद कमरे में लेकर गए थे जहाँ उसकी आंखों पर अभी भी पट्टी थी। लेकिन गेक आखिरकार उसे बचा लेता है और उसे बताता है कि आगे उसके साथ क्या कुछ हो सकता था और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना शुरू कर देता है ताकि कैसे भी करके वो उसके पिता के लिए किडनी देने को तैयार हो जाए। वो उससे विनती करता है कि वो मान जाए और जब दोनों चारों तरफ देखते हैं तो बाहर पुलिस ही पुलिस थी, लेकिन उन्हें जू योंग कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो सभी को चकमा देकर जा चुकी थी। ये उसे ढूंढने के लिए आसपास के सभी रास्तों को चेक करते हैं,
लेकिन वो कहीं नहीं थी। ह्योंग-सू कैसे भी करके जू योंग को ढूंढना चाहता था, लेकिन गेक अपनी बक बंद ही नहीं कर रहा था। इसलिए ह्योंग-सू आखिरकार उसके फादर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए मान जाता है। ये सुनकर गेक भी रिलैक्स हो जाता है और ह्योंग को बताता है कि ये लैंडस्लाइड थी, इसलिए बिल्डिंग मिट्टी में धंस कर एक साइड झुक चुकी है, यानी बिल्डिंग में रहना अब खतरे से खाली नहीं था। इसलिए गेक यहाँ से निकलने का रास्ता बताता है जो ऊपर से था, और एक स्टूल को रखकर खुद उसके ऊपर चढ़कर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। पर ये देखकर ह्योंग-सू घबरा जाता है, लेकिन इन दोनों के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ह्योंग-सू भी मान जाता है और दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश शुरू कर देते हैं और ऊपरी फ्लोर पर पहुँचते हैं, जहाँ दोनों के बीच लड़ाई होती है और ह्योंग-सू गेक को नीचे फेंक देता है। साथ ही खुद को समझाता है कि ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस है। इतने में एक लड़की उनकी मंजिल पर गिर जाती है और ये उसकी मदद करते हैं। लड़की बताती है कि ही सुक अपने गुंडों को यहाँ भेज रही है ताकि यहाँ मौजूद सभी बॉडीज के पार्ट्स काटे जा सकें। जू योंग भी यहीं पर थी और वो ह्योंग-सू को पैसे ऑफर करती है। वो कहती है कि उसे पता है कि पैसे कहाँ हैं, पर शुरू में ह्योंग-सू उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो मान जाता है और फिर इन्हें एक बॉडी सूट मिलता है जो 5वीं मंजिल से जुड़ा हुआ था, जहाँ वो पहली बार मिले थे। ह्योंग-सू आइडिया देता है कि वो 5वीं मंजिल पर चढ़ेंगे, लेकिन जू योंग कहती है कि इस फ्लोर से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इसके बाद ह्योंग कहता है कि कुक मर चुका है, लेकिन फिर जू योंग उन 2 गार्ड्स के बारे में बताती है जो बेसमेंट में ह्योंग से बदला लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। साथ ही वो उसे बताती है कि लगभग $7 मिलियन कुक के ऑफिस में पड़े हैं। इसके बाद ये दोनों तीसरी मंजिल पर चढ़ते हैं, लेकिन भूकंप में बचे लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। जू योंग जो पहले इन सबको मैनेज कर चुकी है, उसे बिल्डिंग के बारे में सब कुछ पता था और वो इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करती है और उसे खोलने के लिए कहती है। जू योंग कहती है कि उन सभी को फंसाया जा रहा है, ही सुक मारी जा चुकी है और ह्योंग-सू एक कॉप है जो उनकी मदद के लिए आया है। ये सुनकर ह्योंग-सू भी ना तो गुस्सा करता है, ना ही जू योंग को गलत साबित करने की कोशिश करता है। उल्टा वो उसी का साथ देने लगता है और बोली लगाने आए लोगों को बहकाने की कोशिश करता है। ह्योंग-सू कहता है कि वो दोनों तो खबरी हैं और ये दोनों यहाँ एक प्लान के तहत अंदर भेजे गए हैं ताकि बैकअप टीम जो बाहर खड़ी है वो अंदर आ जाए और सभी बॉडी पार्ट्स को जब्त कर ले और बचे हुए लोगों को बचा ले। उसने जू योंग को भी झूठ बोला था कि वह पूरे 1 साल से एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो सच में एक डिटेक्टिव है। पर जब ये लोग इसका बैज देखते हैं तो उस पर यकीन करने से इनकार कर देते हैं, साथ ही दरवाजा खोलने से भी मना कर देते हैं। इन सभी को लग रहा था कि ये दोनों भी ऑर्गन्स को खरीदने बेचने वालों के साथ हैं, जबकि कुछ लोग उन पर ट्रस्ट कर रहे थे। इसलिए बोली लगाने आए ये सभी लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। ह्योंग-सू इस मौके का फायदा उठाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि अगर ये सब आपस में लड़कर मर जाते हैं तो उनका यहाँ से बाहर जाना और आसान हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही चाकू हाथ में लिए एक शख्स 2 लोगों को मार देता है और ह्योंग-सू को रिहा करते हुए उसे लॉबी में से फोन लाने को कहता है। साथ ही धमकी भी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जू योंग को जान से मार देगा। ह्योंग-सू बात मान लेता है और लॉबी में जाता है, लेकिन यहाँ वो फोन लेने की जगह एक टेम्परेरी हथियार बनाने की कोशिश करता है ताकि वक्त आने पर इसका इस्तेमाल करके यहाँ से भाग सके। वो अपने चारों ओर देखता है, तब उसकी नजर गेक पर पड़ती है जो अभी भी जिंदा था। इसे देखते ही ह्योंग-सू एक दरवाजे के पीछे छुप जाता है, पर बदकिस्मती से दरवाजा भी टूटा हुआ था, इसलिए वो कमरे में अंदर घुसने की कोशिश करता है। पर इससे पहले कि वो अंदर आता, एक गुंडा उसे वहीं रोक देता है। ये देखकर ह्योंग-सू घबरा जाता है और सोचने लगता है कि वो यहाँ से भाग भी पाएगा या नहीं। पर तभी गेक की नजर उस पर पड़ती है और वो उसकी मदद करता है। गेक की मदद से ह्योंग-सू भी गुंडे का ध्यान भटका देता है और आखिर में गेक उससे एक बार फिर से पूछता है कि क्या वो जिम्मेदारी लेगा या नहीं। मतलब गेक एक बार फिर से अपने फादर को किडनी देने वाली जिम्मेदारी के बारे में पूछ रहा था। इस पर ह्योंग-सू उसे बताता है कि उन लोगों ने तुम्हें झूठ बोला था, असल में तो उसकी किडनी गेक के फादर को ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकती क्योंकि उनके ग्रुप मैच ही नहीं करते। ये सुनकर गेक निराश हो जाता है, लेकिन ह्योंग-सू से कहता है कि वो ऐसा करवा सकता है अगर वो उसकी मदद करे तो। गेक भी मान जाता है और उसे एक फोन देता है, पर अफसोस फोन में तो नेटवर्क ही नहीं थे। लेकिन ह्योंग-सू हार नहीं मानता और वो गेक से कहता है कि वो तीसरी मंजिल पर जाएगा, लेकिन गेक को चौथी मंजिल पर जाना होगा। जाने से पहले ह्योंग-सू उसे अपने बारे में बताता है, उसे अपने पुलिस स्टेशन की यूनिट के बारे में बताता है जहां वो काम करता है। इसके बाद वो तीसरी मंजिल पर पहुंचता है और वहां उसे एक आदमी नजर आता है। ये बोली लगाने वालों में से एक था जिसने उसे पहले पकड़ा था, लेकिन वहां उसके अलावा कोई नहीं था। वहां एक महिला नजर आती है जिसने एक आदमी को मार दिया था, पर अब वो डरी हुई थी कि उसने ये क्या कर दिया और सोचने लगती है कि उसने जो किया उसके लिए अब भगवान उसे खुद सजा देंगे।
वो रोते हुए ह्योंग-सू से कहती है कि उसे मुक्ति दिला दे, आजादी दिला दे, लेकिन ह्योंग-सू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। असल में ये एक धार्मिक महिला थी जो अपनी गलती के लिए गॉड की पनिशमेंट से डर रही थी। ह्योंग-सू को जब समझ नहीं आता कि अब क्या करना है तो वो जू योंग को बुलाता है, लेकिन जू योंग बाथरूम में थी। जैसे तैसे ह्योंग-सू दरवाजा खोलता और देखता है कि जू योंग वहाँ एक घायल लड़के को पकड़कर खड़ी हुई है। ह्योंग-सू उस व्यक्ति को बाहर लाने में जू योंग की मदद करता है और उस लेडी को भी अपनी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और जहाँ थी वहीं रहती है। जू योंग ह्योंग-सू को बताती है कि उसे मजबूरी में ये सब करना पड़ा, जबकि वो नहीं करना चाहती थी। इसके बाद ये दोनों घायल व्यक्ति के पास जाते हैं जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन मरने से पहले वो जू योंग को बताता है कि फ्रिज के अंदर एक गन रखी हुई है, लेकिन उसमें सिर्फ 6 ही गोलियां हैं। ये बताता है कि उसके पास एक डॉग था, लेकिन गुंडों ने उसे भी मार डाला। इसके बाद जू योंग और ह्योंग-सू उसे बिस्तर पर लिटाते हैं जहां उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों यूं ही बातें करते हैं जहां ह्योंग-सू जू योंग से उसके बारे में पूछता है और फिर जू योंग अपने बारे में बताती है। जू योंग एक अनाथ बच्ची है जिसे माता पिता का प्यार कभी नहीं मिला था। वो यहूदी धर्म से ताल्लुक रखती थी और यहूदियों को कम से कम 18 महीने एक धार्मिक जगह पर ही गुजारने पड़ते थे। यहाँ बच्चों को हफ्ते में 2 घंटे धार्मिक काम करवाए जाते थे, लेकिन फिर उसे 3000 में बेच दिया जाता है, जहाँ उसे खरीदने वाले ने पहले उसके सिर में एक छेद किया और फिर एक ट्रैकिंग डिवाइस उसमें फिट कर दिया। जू ये भी खुलासा करती है कि उसने यहाँ से एक बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो पकड़ी गई थी। तब उसकी एक किडनी को निकाल लिया गया और उसे धमकाया गया कि ऐसा दोबारा ना करे, वरना उसके पूरे शरीर को नीलाम कर दिया जाएगा। यही ह्योंग-सू भी एक्सेप्ट करता है कि वो एक अंडरकवर ऑफिसर है और किसी को भी खरीदने या बेचने की कोशिश नहीं कर रहा था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है और ही-सुक के गुंडों में से एक कमरे में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ह्योंग-सू उसे अंदर आने से पहले ही मारने लगता है और उसे कैद कर लेता है और उसे पूछता है, जिस पर वो बताता है कि वहाँ 7 और गुंडे हैं, जिनमें से एक वो भी है। तभी ह्योंग-सू को याद आता है कि उन्हें तो कुक के कमरे से पैसे चुराने हैं। वो तुरंत जू योंग को भी याद दिलाता है, इसलिए अब वो कमरे के सभी जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं और फिर ऊपरी फ्लोर्स पर चढ़ने लगते हैं। फिर चौथी मंजिल के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ जू योंग कमरे की तरफ इशारा करती है कि वही कमरा है जिसमें पैसे हैं, लेकिन यहाँ कुछ गार्ड्स थे और कुक और ही-सुक भी यहीं थे, यानी कुक जिंदा था। अब ये दोनों कमरे में मौजूद बाकी सभी को तो मार गिराते हैं, लेकिन कुक और ही-सुक अभी भी जिंदा थे, जबकि कुक तो जख्मी भी था। ही-सुक बताती है कि वो पिछले आधे घंटे से कुक को टॉर्चर कर रही है, लेकिन वो फिर भी पैसों के बारे में बताने को तैयार नहीं है। तब ह्योंग-सू को पता चलता है कि जू योंग को भी पैसों के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था। लेकिन अब ये सभी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं और आपस में बात कर एक साथ इस पूरे प्लान को अंजाम देकर पैसों को लेने के बारे में बात करते हैं। लेकिन इस पार्टनरशिप का खात्मा ह्योंग-सू से ही होता है। दरअसल जू योंग और ह्योंग-सू ही-सुक को बुरी तरह से स्टैब करके मार डालते हैं। यहीं पर ह्योंग-सू को बहुत दुख भी होता है, क्योंकि उसने कुक को भी गोली मार दी थी, जबकि कुक अकेला था जिसे पता था कि पैसे कहाँ है, जिस वजह से ह्योंग-सू को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो गुस्से में जू योंग को बुरा भला कहने लगता है। लेकिन जू योंग भी ह्योंग-सू पर सवाल खड़े करती है। वो उसकी ईमानदारी पर उंगली उठाती और पूछती है कि वो अपनी छवि को बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, क्या वो सच में एक नेक इंसान है या नहीं। ह्योंग-सू को ये जानकर दुख होता है, साथ ही वो इस बात से भी दुखी था कि जू योंग ने उसे धोखा दिया है। उसका इरादा तो असल में कुक को ही मारने का था। इसके बाद जू योंग कमरे में इधर उधर घूमती है और तभी वो एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे ड्रॉर में बायोमेट्रिक लॉक मशीन मिलती है और उसे यकीन हो जाता है कि हो ना हो पैसे इसी में है। लेकिन इसे अनलॉक करने के लिए उसे कुक के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत थी, इसलिए वो कुक का हाथ काट देती है और तिजोरी खोलती है। लेकिन तिजोरी में पैसे नहीं थे, बल्कि वो तो मॉर्फिन की डोज से भरी हुई थी। तभी उसे याद आता है कि ह्योंग-सू को उसने तहखाने में छोड़ा है। जब वो ऊपर पहुंचती है तो बाहर का नजारा देखकर एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ सब कुछ तहस नहस हो चुका था। इस पर ह्योंग-सू बताता है कि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी, लेकिन जू योंग को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं था। पर इससे भी हैरानी की बात तो ये थी कि गैक अभी भी जिंदा था और उससे मदद मांग रहा था, साथ ही उसे अपना वादा भी याद दिला रहा था। इसके बाद वो ऊपर यानी छत की तरफ इशारा करता है और जब ये दोनों वहां जाकर देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि गैक के कहे अनुसार यहाँ भी एक तिजोरी थी, जिसे खोलने के लिए जू योंग कुक के कटे हुए हाथ का इस्तेमाल करती है, लेकिन हाथ से खून बहने की वजह से फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहे थे, इसलिए ये उसकी उंगलियों से खून साफ कर फिर से तिजोरी को खोलती है, जिसमें पैसे ही पैसे थे। दोनों बिना वक्त गवाए पैसों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद गैक उनसे मदद मांगता है, लेकिन ये दोनों उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं। यहाँ तक कि जू योंग तो थोड़ा मॉर्फिन भी वहीं छोड़ देती है और दोनों उसे फर्श पर तड़पता हुआ छोड़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा दूर पहुंच पाते, बिल्डिंग अचानक से हिलने लगती है।
क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुकी है। ऐसे में इन्होंने अगर जल्दबाजी दिखाई या भागे तो इमारत कभी भी गिर जाएगी। ये सोचकर ह्योंग सू जू योंग को बताता है कि जब वो टैंक में गिरे थे तब उसने वहां पर एक बहुत बड़ा छेद देखा था जो उन्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। इसलिए ये दोनों सीधे पानी से भरे टैंक में कूद जाते हैं और काम पर लग जाते हैं। ह्योंग सू को एक लीवर मिलता है जिसे वो खींचता है और टैंक का सारा पानी छेद के जरिए बाहर जाने लगता है और दोनों भी बाहर आने लगते हैं। लेकिन बाहर आते ही ह्योंग सू को एहसास होता है कि उसने नोटों से भरा एक बैग कहीं खो दिया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन जू योंग उसे समझाती है कि जो हुआ उसे भूल जाए और जो है उसी में खुश रहे। इसके बाद पूरा मोटेल एक तेज आवाज के साथ पहाड़ी पर ढह जाता है और चारों तरफ अब बस धूल ही धूल, मलबा ही मलबा था। लेकिन गैग बिल्डिंग गिरने से पहले ही टैंक में कूद गया और वो भी अब किनारे पर सही सलामत पहुंच चुका था, जिसे देखकर ह्योंग सू से फाइनल प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदद करेगा। वहीं जू योंग को अभी भी ह्योंग सू पर डाउट था कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। इसके बाद ये तीनों आगे बढ़ते हैं और पहाड़ी पर चढ़कर देखते हैं जहां सब कुछ धूल में बदल चुका था और फिर ये एक बंजर जमीन से अपना रास्ता बनाते हैं। लेकिन तभी एक महिला उन पर गोली चला देती है जो सीधा गैग को लगती है। वो ह्योंग सू पर भी निशाना साधती है। ह्योंग सू अपना बैज दिखाने की कोशिश करता है पर दूरी ज्यादा होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाता है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो पीछे हट जाता है। पर जब महिला को यकीन हो जाता है कि वो पुलिस वाला है तो वो मलबे में फंसे अपने दोस्त को बाहर निकालने में उसकी मदद मांगती है। वो भी मान जाता है और उसके दोस्त को बाहर निकालता है। अब ह्योंग सू को लगता है कि उसे इनाम मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है महिला उस पर राइफल तानकर अपने घायल दोस्त को पीठ पर लाद कर आगे बढ़ने को कहती है। अब ह्योंग सू के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। हालांकि जू योंग उसे मॉर्फिन की एक शीशी ऑफर करती है और बदले में उससे राइफल मांगती है। इसके बाद ये सभी आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी बार्गेन कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।